नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज मैं थोड़ा सा कहीं बाहर चल था तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। दरअसल आज जो वीडियो का विषय रहेगा वो रहेगा रिजल्ट रिव्यू। आज हम रिजल्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं और बिजनेस मॉडल क्यों मैटर करता है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले ओरिएंट सीमेंट की बात कर लेते हैं। ओरिएंट सीमेंट के नतीजे आए हैं और नतीजे क्या आए हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ आए हैं। जैसे RR केबल के थे उसी स्टाइल में कुछ नतीजे जो हैं वो पेश हुए हैं। अगर ओरिएंट केबल की आय की बात करोगे तो 544 करोड़ की आय हुआ करती थी सितंबर 2024 में, जो कि बढ़ के हो गई है 643 करोड़ रुपए की। मतलब 18% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है ओरिएंट सीमेंट के। अब चूँकि सीमेंट इंडस्ट्री है, इसी में सरकार ने GST कट का भी बेनिफिट दिया है, तो इसीलिए इस पर इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कि भाई चूँकि आप बताओ, अगर आपको लगे कि हमारे इस बिज़नेस पर कट होने वाला है तो क्या आप लिमिटेड सीमेंट बना के रखोगे कि जब आपके पास में डिमांड आने लगे तो आपके पास सीमेंट ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए भाई सीधी सी बात है, बल्क में माल बना रही थी कंपनी की, तो इसीलिए डिमांड बढ़ी है। वो रिजल्ट पे आपको दिख रहा है। अगर ईबिटा की बात करोगे, जो ईबिटा था कंपनी का, वो वर्ष 2024 में 44 करोड़ को हुआ करता था, जो बढ़ के हो गया है 165 करोड़। मतलब ईबिटा में भयंकर 274% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर बात करोगे इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इसका 2 करोड़ हुआ करता था, 2 करोड़ 32 लाख के आसपास सितंबर 2024 में। अभी बढ़ के हो गया है इसका तुम्हारा 49 करोड़। मतलब प्रॉफिट में 2073% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर EPS की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर, तो इस कंपनी का EPS ना मतलब 0.11 के आसपास हुआ करता था और अब बढ़ के हो गया है ₹2.39। मतलब 2073% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है EPS में, अर्निंग प्रति शेयर। सीधी सी बात है, GST कट से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिजनेस जो है वो तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर मार्जिन की बात करोगे तो इस कंपनी के 8% के मार्जिन हुआ करते थे सितंबर 2024 में। अभी बढ़ के इसके जो मार्जिन है वो 25% के आसपास पहुँच गए हैं। एक ही यही पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कंपनी के बारे में, और भी बहुत से पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का जो रिजर्व है वो 2024 में सितंबर क्वार्टर में, मतलब सितंबर की अगर बात करोगे, 1700 करोड़ हुआ करता था, बढ़ के लगभग 2050 करोड़ के आसपास में कंपनी का रिजर्व पहुंच गया है। और जहां पर जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर अपनी लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्रमोटरों ने वर्ष 2017 में 17% की होल्डिंग हुआ करती थी, बढ़ा के 72.66% की होल्डिंग कर ली है। और ऐसा नहीं है कि पब्लिक की जो होल्डिंग थी ना वो घटी है। अगर प्रमोटर माल अपना ही खरीद रहा है तो उसे अपने बिजनेस पे कहीं ना कहीं कोई बहुत ना विश्वास है। इसीलिए आपको देखा ना कि रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं। 29% की होल्डिंग हुआ करती थी सितंबर 2000, अगर 2017 की बात करोगे, आज घट के रह गई है 19% की। किसकी? पब्लिक की होल्डिंग। मतलब पब्लिक से प्रमोटर माल खरीद रहा है, इसका मतलब प्रमोटर को अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा है। अगर बात करें, मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई बिजनेस इफेक्ट हुआ है, अगर मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट पे नज़र डाल लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के जो रिजल्ट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि देखो, जिस तरह से सेबी ने क्या किया है कि रूल और रेगुलेशन टाइट कर दिए। रूल रेगुलेशन टाइट होने के चलते बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। कंपनी की जो आय 2841 करोड़ हुआ करती थी सितंबर 2024 में, वो घट के 1849 करोड़ रह गई है। जो आय है ना, उसमें तुम्हारा डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है 35% की। क्या करें, बिजनेस ऐसा है क्या है कि अगर इंटरेस्ट देखो तो कि MTF में, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो पैसा है ये भी किसी से बोरो करते हैं और वो अपने क्लाइंटों को MTF पर देते हैं, तो MTF में इनका इंटरेस्ट भी बढ़ा है। और प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो इस क्वार्टर में घटी है। 68% हुआ करती थी, वो घट के अब 67.69% हो गई है। तो जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर है ना, जो इन चीज़ों को समझते हैं ना, उन्होंने सोचा यार प्रमोटर होल्डिंग घटा रहा है, मतलब कोई ना कोई तो बात है। अगर EBITDA की बात करोगे, जो कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन और टैक्स रहता था 1816 करोड़ का हुआ करता था, वो घट के रह गया मात्र 840 करोड़ का। मतलब EBITDA में कंपनी के 54% की डिग्रोथ देखने के लिए मिली है। बहुत ही नेगेटिव साइन है साथियों, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है और ये जैसा कि FNO के नियम कड़े हुए हैं वो सब किस सामने आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे, कंपनी का लगभग 1122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ करता था वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में, अब घट के 363 करोड़ रह गए।
मतलब शुद्ध लाभ घट गया है। कारण ये है कि जो वॉल्यूम घटी, लोग बाग ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इनका बिजनेस ही नहीं आएगा। अगर ईपीएस की बात करोगे तो अर्निंग प्रति शेयर 18.71 पैसे हुआ करता था, घट के मात्र 6 रुपये 4 पैसे के आसपास आ गया। मतलब बहुत ही बिजनेस जो है इम्पैक्ट हुआ है इसका। अगर बात करोगे ना कि इसका जो इंटरेस्ट उन्होंने सितंबर 2024 में इंटरेस्ट दिया था, वो दिया था 354 करोड़ रुपया, अभी दिया है 317 करोड़ रुपये। हालांकि कंपनी की जो बोरोइंग है ना, जो उधारी है, वो बढ़ी है। मतलब ये मान के चलो 1100 करोड़ से बढ़ी है। कंपनी के पास में तुम्हारा 13,000 कुछ करोड़ रुपए की उधारी हुआ करती थी, जो बढ़ के हो गई 14,800 करोड़ के आसपास। उधारी बढ़ गई है, इंटरेस्ट कंपनी ने ज़्यादा दिया है, प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है। अब हो सकता है प्रमोटर भी सोच रहा हो कि यार ऊपर के रेट पे कुछ माल बुक कर लो। तो रिजल्ट का, किसी भी रिजल्ट को मैं रिव्यू करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसका बिजनेस समझ लेता हूँ कि यार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एंजल वन के रिजल्ट आए ख़राब आए हैं, शेयर इंडिया सिक्योरिटी के रिजल्ट आए ख़राब आए हैं, तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट आए हैं बेहद ख़राब आए हैं। मतलब प्रॉफिट में डी ग्रोथ है, तुम्हारा आय में डी ग्रोथ है। अब बताओ, जब बिज़नेस खुद ही कमाएगा नहीं तो आपको क्या देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी बिज़नेस को ना पहले रिव्यू कर लो बहुत अच्छे से, उसके बाद ही कुछ करें। अब जेके सीमेंट के रिव्यू पर डाल देते हैं नज़र। जो जेके सीमेंट है उसके जो नतीजे आए हैं ना, वो भी कुछ खास मतलब तोड़ फोड़ आए हैं, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री है, और सीमेंट इंडस्ट्री है ना अपने आप में लाजवाब इंडस्ट्री। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कट किया है, जीएसटी कट करने से हुआ क्या है कि जो सीमेंट का कट्टा पहले 400 कुछ का आता था, वो अब घट के 330 पे आ गया है। क्योंकि सरकार का ना जीएसटी इस पर 28% था, अब घट के रह गया है 18%। तो 10% का कंपनियों का डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है। तो इससे हुआ क्या है कि इन कंपनियों के जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो बढ़े हैं। अगर कोई कंपनी 100 रुपये का धंधा करके अपनी जेब में 80 रुपये रख पा रही थी, तो अब 10 रुपये और बढ़ा लेगी, मतलब 90 रख पाएगी। अगर आय की बात करेंगे हम जेके सीमेंट की, तो जेके सीमेंट की जो आय हुआ करती थी 2560 करोड़ हुआ करती थी वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में, जो आय 2560 से बढ़ के 3019 करोड़ हो गई है। मतलब आय में 18% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर एबिटा की बात करोगे, ईबिटा इसका 284 करोड़ हुआ करता था सितंबर 2024 के क्वार्टर में, अब बढ़ के 447 करोड़ हो गया है। मतलब ईबिटा में 57% की ग्रोथ है। भाई सीधी सी बात है, ग्रोथ आने के पीछे जो कारण है वो ये है कि भाई अगर आपको सब दिख रहा है कि सरकार जीएसटी में कट करने जा रही है, आपको पहले से कट्टे या अपनी जो डिमांड है वो बना के रखनी है। ऐसा थोड़ी है कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी आप बोलोगे मेरे पास सीमेंट ही नहीं है। अच्छा, सीमेंट नहीं बचा तो फिर अब आपकी बेचोगे क्या। तो इसीलिए जो जेके सीमेंट है, ओरिएंट सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, माइसम सीमेंट है, या तुम्हारा सागर सीमेंट है, जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है ना, उनके रिजल्ट बहुत ताबड़तोड़ आ रहे हैं। और आगे फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है सीमेंट इंडस्ट्री में। कारण ये है कि सरकार का जो जीएसटी कट हुआ है ना, 10% का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। अगर इसकी मतलब तुम्हारा एबिटा की बात करोगे तो एबिटा भी बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट जो उसका 196 करोड़ हुआ करता था, मतलब मात्र 136 करोड़ हुआ करता था, वो भी बढ़ के हो गया है तुम्हारा 159 करोड़ के आसपास। एक प्रॉफिट में भी भयंकर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो तुम्हारा एबिटा भी सुधर गया है, आय भी सुधर गई है, नेट प्रॉफिट भी सुधर गया है। जो ईपीएस 16 रुपये 28 पैसे हुआ करता था, ईपीएस इसका हो गया तुम्हारा 20 रुपये 78 पैसे के आसपास। तो ईपीएस में भी 30% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिली। कुल मिलाकर जो इंडस्ट्री है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इनके जो प्रॉफिट बढ़े हैं ना, उस प्रॉफिट के पीछे है इनका जो मार्जिन बढ़ा। मार्जिन क्यों बढ़ा है? क्योंकि सरकार को अगर ये सपोज करो 100 करोड़ रुपए कमा के पहले दे रहे थे, ऐसा समझ लो 30 करोड़ रुपए टैक्स, अब ये देंगे 18 करोड़ रुपए टैक्स, तो 12 करोड़ इनका शुद्ध बचा। अगर 1000 करोड़ रुपए इनके 100 करोड़ रुपए 12 करोड़ बचा, तो 1000 करोड़ रुपए 120 करोड़ बचा। अब 120 करोड़ बचा तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच गया। नेट प्रॉफिट बचने से हुआ क्या कि इनकी अर्निंग प्रति शेयर बच गया। तो यही हो रहा है। कि दूसरी बात है, जो प्रमोटर है, प्रमोटर अपनी लगातार होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ एफआईआई की लगभग 11% की होल्डिंग हुआ करती थी, वहीं एफआईआई ने बढ़ा करके 18%, 18 कुछ परसेंट के आसपास की होल्डिंग कर ली। वहीं जो डीआईआई ने लगभग 16% की होल्डिंग थी, उसे बढ़ा के 21% कर लिया। और जो ना मेन इसमें सबसे मेन क्या होता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो बिज़नेस आप कर रहे हो ना, उस बिज़नेस से धंधा निकाल पा रहे हो क्या नहीं, मतलब वो बिज़नेस से आप पैसा निकाल पा रहे हो क्या नहीं। आपने सपोज करो 1000 करोड़ रुपये लगाए और 1000 करोड़ से आप कुछ निकाल ही नहीं पा रहे, तो वो इम्पैक्ट पड़ जाता है। मैं क्यों बोलता हूँ, देखो डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। होता क्या है, समझो बात
अगर आप पे एक बीपी मापने की मशीन है तो आप ये बोल दे यार मैं तो बीपी नाप लेता हूँ। अरे बीपी पैरामीटर नहीं है ना भाई। अगर तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए ईसीजी है। अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको एमआरआई करानी पड़ेगी। अगर आपको बुखार है तो उसके लिए आला आता है। ऐसा अगर किसी को अलग से पता चल गया, मेरे को तो पता है कंपनी का पी सस्ता होना चाहिए और अगर कंपनी का पी सस्ता है तो खरीद लो। अब वो किसी बहुत से आदमी डीप वैल्यू इन्वेस्टर समझ लेते हैं अपने आप को। कुछ लोग जो है बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टर समझ लेते हैं। होता क्या है कि भाई देखो बात समझो, जैसे पेपर इंडस्ट्री है। पेपर इंडस्ट्री आपको हमेशा कम वैल्यूएशन पे मिलेगी। कारण ये है कि सरकार नहीं चाहेगी कि यार आप पेड़ काटो। आपने कभी देखा कि इस बार जो पेपर इंडस्ट्री है उसके जो तुम्हारा आंध्रा पेपर है, जितने भी पेपर हैं जो पेपर बनाती हैं, मतलब जो हम लोग आप डेली वेज में यूज़ करते हैं काफ़ी कॉप में, अब इनकी कंपनियों को आपने देखा कि इनको ताबड़तोड़ रिजल्ट आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि पेपर काय से बनता है? पेड़ से बनता है। और अगर पेपर की इंडस्ट्री की सरकार फोकस देगी तो पेड़ कटवाएगी, और पेड़ कटवाएगी तो जलवायु गड़बड़ हो जाएगी, जलवायु प्रदूषण हो जाएगा। तो इसलिए होता क्या है, सरकार का फोकस नहीं है। सरकार चाह रही है कि जो पहले बिजली बिल भी उस पर आते थे ना आपके पेपर प्रिंट पे, तो सरकार ने इतना बड़ा फर्रे भी इतने से मिला दिया और इतने से वो भी प्रयास कर रही है कि उसे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे माध्यम से पहुंचा दिया जाए। तो क्या है ना, देखो कुछ लोग क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टर बन जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे? कोई आपने जो स्टॉक है ना वो 100 रुपये पे ले लिया और अब आपका जो रेट है वो 80 रुपये पे आ गया। आप सोचोगे यार मैं तो इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर नहीं हो आप, बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टर बने हो। पहले समझो भाई, किसी भी इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए ना डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। हर इंडस्ट्री को पढ़ने का अलग से तरीका होता है। अगर आप हॉस्पिटल पढ़ रहे हो तो हॉस्पिटल में आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है, मतलब एक बेड से आपका हॉस्पिटल कितने रुपए कमा पा रहा है। अगर आपको सपोज करो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं आपको इंडस्ट्री बता रहा हूँ, अगर आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री पढ़ रहे हो मतलब आपको देखना पड़ेगा आरपू कितना है। आरपू इन द सेंस एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, एक यूज़र से वो जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, वो कितने रुपए कमा पा रहा है। आरपू देखना पड़ेगा। अगर आपको सपोज करो आपको ये देखना है कि यार ये बैंक पढ़ रहा हूँ मैं, एनबीएफसी पढ़ रहा हूँ, बैंक प्रणाली पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ देखना पड़ेगा आपको प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ है, इसके पास में डेट कितने का, इसने लाइबिलिटी कितने की ले रखी है, कितने लोगों को लोन दे रखा है, इसका एनआईएम का है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, और लोन इसके कितने रिस्की हैं, कितने इसने सेफ लोन दे रखे हैं। जनरली सेफ लोन जो होते हैं होम लोन माने जाते हैं, क्योंकि जब तक आदमी टिल द कंडीशन वन नहीं होता तब तक वो चाहता है कि यार मैं अपना मकान बेच के तो ना जाऊँ। और जो सबसे रिस्की लोन माना जाता है वो होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में होता क्या है कि आदमी अपना लिया 10,000, 1 लाख, 2 लाख जो लोन मिला और अपना घूम आया, गोवा घूम के आया, जब उससे पैसे मांगे तो बोला है ही नहीं। अब तो हालांकि आरबीआई ने जो रूल और रेगुलेशन है वो कड़े कर दिए हैं और आरबीआई ने ऐसा नियम ला दिया है कि अब ना आपके जो मोबाइल है, जैसे बजाज फाइनेंस ये बहुत जल्दी करने जा रहा है, आपके जो मोबाइल है आपने अगर ईएमआई पे लिए ना तो आपके मोबाइल के अंदर एक थर्ड पार्टी जो ऐप है ना वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। उससे होगा क्या कि जैसे ही आपको मतलब आपकी 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होंगी ना तो आपके मोबाइल की केवल एक नंबर को छोड़ करके जो भी आपने अपना पर्सनल नंबर डाला होगा, बहन का, माता का या अपने हस्बैंड का, उसको छोड़ करके बाकी जो नंबर है ना वो पूरे ब्लॉक हो जाएंगे। आप ना उसमें यूट्यूब देख पाओगे नेट होते हुए भी, ना उसमें कुछ चला पाओगे। कारण ये है कि आप इसमें पहले अपने जो ईएमआई है, जो आपने लोन ले रखा है वो पहले पे करिए, उसके बाद चलेगा। इस तरह से ये एलईडी वगैरह में भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कारण ये है कि जो होता क्या है, सपोज करो मैंने एक मोबाइल परचेस कर लिया ईएमआई पे, ठीक है, मैं ईएमआई 2-3 ईएमआई दी, उसके बाद मैं भाग गया बम्बई और इधर से फ़ोन आ रहा भैया वो ईएमआई, अभी तो मैं बम्बई हूँ यार, अभी तो मैं गोवा हूँ यार, अभी तो फिलहाल। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज कंपनी, उन कंपनियों का कैपिटल फंस जाता है। अगर सपोज करो एक मोबाइल एक व्यक्ति को 50,000 का लोन दिया है, या आजकल तो एप्पल के मोबाइल 1.5 लाख के आ रहे हैं, मैं उदाहरण से समझता हूँ, अगर एक कंपनी ने एक व्यक्ति को 1 लाख का लोन दिया और उस कंपनी के पास में ऐसे 1,000 आदमी हो गए, तो कंपनी के कितने पैसे फंस गए, मतलब 10 करोड़ रुपये फंस गए। तो अब वो तो बोल देंगे मैं तो कलकत्ता हूँ, बम्बई हूँ। तो इसीलिए क्या है, ऐप मोबाइल के अंदर ही एक ऐसा ऐप डेवलप कर दिया जाएगा कि अगर आपने 2 ईएमआई नहीं दी तो तीसरी ईएमआई पे आपका मोबाइल ही ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह से आरबीआई भी रेगुलेशन बढ़ा रही है। और तो और पेटीएम जो तुम्हारा खुद ही अपने आप में लॉस में है, जो भीम यूपीआई चलाते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरह के जो ऐप हैं उन वे भी अपनी जद्दोजहद में लड़े हैं आरबीआई से कि यार हमें कुछ ना कुछ तो छूट दो। हमसे 20-20 हज़ार करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, हमें 1 रुपया नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करता है तो मिलता है। भाई अल्टीमेटली आज के समय में जब आदमी गुब्बारे में हवा बांध कर बेच दे रहा है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि कोई तुम्हें फ्री में देगा? नहीं देगा।
तो मेरा पैरामीटर ये है कि आपको बिज़नेस पढ़ते आना चाहिए। आप कोई स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप वो बिज़नेस खरीद रहे हो। बिज़नेस में ना जब आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हो तो आप उसके पिछले 12 साल निकालते हो, इसके दादा ने किससे लिया, उसके पापा ने किससे लिया, चाचा ने किससे लिया, और इसके पास में क्या है। और जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो कंपनी के बारे में कोई रिसर्च नहीं करते, ना जानते कौन है क्या है, बस उठाया खरीद लिया। पान के ठेले पे खड़े थे, किसी ने बोला फलाना आदमी करोड़पति बन गया था, अपन को बनना। अरे ऐसा नहीं होता यार। मैं पिछले 18 साल से रेगुलर पढ़ रहा हूँ, आज भी मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता तो लगभग 4 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ता। नॉलेज इज़ पावर। साथियों, एक बात मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने भविष्य सुरक्षित करना है ना, तो आज से डिसीजन लेना पड़ेगा। तुम्हारे आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर अपने आप को आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत आवश्यक है। और अपने बच्चों को ना इतना मेंटली प्रेशर मत दें। बच्चे क्या ना, ये फूल की तरह होते हैं। इनको अपन अगर सोचे ना कि यार तू तो 90% ला, 99% ला। जो मैंने अपने पार्ट्स लाइफ में देखा, जो स्कूल के टॉपर हुआ होते हैं ना, वो ज़्यादातर 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख के पैकेज में नौकरी कर रहे होते हैं। और जो स्कूल में सबसे निकट्टू और मतलब आफतियारे बच्चे होते हैं, या मतलब ठीक है एवरेज रहते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं, हालांकि ये मेरा फ्रेंड भी देखता है, मेरा दीपक फ्रेंड है, उसने मतलब वो मैथ में एज अ टॉपर था। एक तरह से मैथ तो साइन बटे कोसा बटे थीटा बटे लंब बटे आधार, और एक तो एक मैं तो कहीं नहीं लग रहा उसके आगे। बट अगर जिस समय लाइफ को चलाने की बात आती है, पैसा अल्टीमेटली आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि यार पैसा कैसे कमाना है। बस सिंपल फंडा है, पैसा चाहिए अपने को लाइफ में, कछु नहीं चाहिए। ये ईटा ठीटा वाले तो खुद लाख किसी को नौकरी पर रख लेगा। मेरे से कोई पूछता है यार तू कोई मैथ, अरे मैं एक आदमी रख सकता हूँ, मेरे को क्या आवश्यकता है यार इस चीज़ों की। अल्टीमेटली फोकस रखो कि यार पैसा कैसे कमाना है। और लाइफ में पैसा कुछ भी ईजी नहीं कमाना, 2 नंबर से नहीं कमाना, 1 नंबर से कमाना है, जिससे आपका परिवार, अपने बच्चे सब सुरक्षित रहें। जीवन में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन अंत समय पर आपकी फैमिली, आपका परिवार ही आपके साथ होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी पैसे के अहंकार में आकर के ऐसा ना करें कि आप सोचें कि यार मेरे पास तो पैसा आ गया, अब कौन क्या है। एक लुटिया में जाना है वो लुटिया तुम्हारे परिवार वाले लेके जाएंगे, और मरने के बाद गर्म पूड़ी भी वही बांटेंगे इसलिए ध्यान रखेंगे अपना विशेष जो अपने फैमिली का, अपने बच्चों का दम के पढ़ें। पैसा भी कभी नहीं सोता और आपको भी नहीं सोना, जम के पढ़ना है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपके करूँगा। FNO बिल्कुल ना करें, इंट्राडे बिल्कुल ना करें। शेयर मार्केट में काम करना है तो बिना वित्त सलाहकार के ना जाएँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो प्रयास करें कोई सुकन्या समृद्धि योजना जैसे में कोई पैसे लगा लें। बट कहीं भी किसी के भी कहने से कुछ में कहीं भी निवेश ना करें, वो सावधानीपूर्वक रहें। धन्यवाद, थैंक यू।